नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत को वैश्विक एआई लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। पीएम मोदी ने की भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ बैठक की अध्यक्षता। 12 एआई स्टार्टअप्स के साथ भविष्य पर चर्चा। स्टार्टअप्स और एआई उद्यमियों को पीएम मोदी ने बताया भारत के भविष्य का सह निर्माता। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, अनेक आक्रमण के बावजूद और सशक्त हुई सांस्कृतिक एकता की भावना। लोगों से सोशल मीडिया पर सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें साझा करने का आग्रह। आईपैक के परिसरों पर ईडी की छापेमारी से चढ़ा राजनीतिक पारा। ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का आरोप। ईडी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। भाजपा का आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना ममता बनर्जी की पुरानी आदत। नए सुधार अर्थव्यवस्था में विकास की बयार। बुलंदी की ओर बढ़ रही है इंडियन इकोनॉमी। 7.4% पर रहेगी जीडीपी। भाजपा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहने वालों के मुंह पर करारा तमाचा। और दिल्ली में तुर्कमान गेट में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। पत्थरबाजी के आरोप में पहचाने गए 30 लोगों की गिरफ्तारी। जगह जगह हो रही छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत के 12 एआई स्टार्टअप्स, जिन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई किया है, उन्होंने अपने विचार और कार्यों को प्रस्तुत किया। ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य सेवा, बहुभाषी एलएलएम्स, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स और एआई एंटरप्रेन्योर भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा प्राइवेसी सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने समाज में परिवर्तन लाने में एआई के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स के एआई मॉडलों की सफलता के लिए सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का भी आश्वासन दिया। वहीं स्टार्टअप्स ने एआई पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की सराहना की। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। जांच में बाधा डालने के आरोपों को लेकर ईडी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ में कल सुनवाई होगी। ईडी का कहना है कि पूरी तलाशी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा उपायों के तहत की गई है। एजेंसी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखेगी। दरअसल ईडी मुख्यालय यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़े मामलों में 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 परिसर शामिल हैं। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुलिस बल और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान 2 परिसरों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जबरन हटाए गए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई। ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई
पूरी तरह साक्ष्य आधारित है और इसका किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव से कोई संबंध नहीं है। गुजरात के गिर सोमनाथ में आज से 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हो गया है। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास होने जा रहा है। इस वर्ष यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000 साल पूरा होने पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश दुनिया को जोड़ने जा रही है। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकारनाथ का जाप हो रहा है। मंदिर के समुद्र तट पर नावें खड़ी की जाएंगी जिन्हें विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। पीएम मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया। पीएम ने लिखा कि साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का आग्रह किया। पीएम ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीर भी साझा की। उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। साल 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी और गृहमंत्री आडवाणी जी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल और केएम मुंशी जी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। पीएम ने कहा कि वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक दैनिक समाचार पत्र में विस्तार से उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लेख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है, सोमनाथ मंदिर भारत की शाश्वत सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सोमनाथ से लेकर राम जन्मभूमि तक हुए कायाकल्प इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने वाला आत्मविश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र बन चुका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक लेख लिखा है जिसमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन सुदर्शन चक्र, विकसित भारत रोजगार योजना, गहरे समुद्र के अन्वेषण के राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी सरकार की ऐतिहासिक पहल का उल्लेख किया गया है, जिनके जरिए भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है।
केंद्रीय मंत्री के इस लेख को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, भारत ठोस साक्ष्य आधारित समीक्षा का स्वागत करता है जो नीतियों को सुदृढ़ बनाती है और सुधारों की रक्षा करती है। हमारे लोकतांत्रिक विकास में निराशावाद का कोई स्थान नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी का ये लेख रचनात्मक बहस को दर्शाता है जो इस नए साल में वरदान साबित हो सकता है। इसे अवश्य पढ़ें। नौ से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में भारत भर के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विकसित भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित होंगे। देश की युवा शक्ति पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक युवा नेतृत्व विकसित भारत की आधारशिला दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के लेख को रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, इस विचारोत्तेजक लेख में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के युवाओं ने हमेशा ही देश के निर्णायक क्षणों को आकार दिया है। मंत्री ने विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद को एक ऐसे आंदोलन के रूप में वर्णित किया है जो युवा भारतीयों से आगे बढ़कर नेतृत्व करने, राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। उन्होंने घटना के समय मोहिबुद्दुल्ला नदवी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी मौजूदगी को लेकर कहा कि इससे जुड़े वीडियो सभी ने देखे हैं। आशीष सूद ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अपने आप में जो कह रहा है आपके सामने है, मगर जिम्मेदार संवैधानिक पद पर होने के नाते पुलिस की जांच चल रही है। मैं उसके बीच में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप सबने देखा है, आप सभी लोग कह रहे हैं, सपा के एक सांसद वहां थे, उन्होंने आपत्तिजनक और भड़कावे वाली टिप्पणियां की, मगर मैं एक जिम्मेदारी संवैधानिक पद पे होने के नाते पुलिस और प्रशासन की जांच के बाद ही इस पर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि ये मामला एक सांसद को इन्वॉल्व करता है। मगर जगह जगह ऐसा देखा जा रहा है, इंडी अलायंस के दल, यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, कहीं पे सपा होगी, कहीं कोई और होगा, इंडी अलायंस के सभी दल देश को अराजकता में झोंकने की बात करते हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है
कि नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा ये कहे जाने के बाद कि कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवारों को 500 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, अब असम कांग्रेस ने इस रिश्वतखोरी को औपचारिक रूप दे दिया है। मालवीय ने कहा कि असम में कांग्रेस टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से केवल टिकट पर विचार किए जाने के लिए ही 50,000 रुपए जमा करने को कहा जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बिकवाली करार देते हुए कहा कि यह जनसेवा के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस की वास्तविक विचारधारा को उजागर करती है, जहां जनता और सिद्धांतों के बजाय सत्ता और विशेषाधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने राहुल गांधी और गौरव गोगोई पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति के इस कथित धन व्यापार का समर्थन कर उन्होंने असम की जनता का अपमान किया है। तेलंगाना सरकार ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय प्रबंधन को वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इस नोटिस में विश्वविद्यालय की 50 एकड़ जमीन वापस लेने का प्रस्ताव भी है। इस नोटिस के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों ने मनु छात्र संगठन के बैनर तले तेलंगाना सरकार के नोटिस का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इसे सार्वजनिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों की जमीन पर सीधा हमला बताया। रेवंत सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए छात्र नेता तलहा मन्नान ने कहा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की जमीन को कैसे छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन उर्दू विश्वविद्यालय के छात्र इसे यहां दोहराने नहीं देंगे। छात्रों का तर्क है कि विश्वविद्यालय में छात्रावासों की भारी कमी है। ऐसे में छात्रों की जरूरत को समझने की बजाय सरकार विस्तार के लिए विश्वविद्यालय की भूमि को छीनना चाहती है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस स्थिति को एक चेतावनी के रूप में लेने और छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाने का निवेदन किया है। मधुबनी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व सीएलपी लीडर शकील अहमद खान के कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। पहले कहासुनी हुई जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। हंगामे के दौरान झंडे लगे डंडों से भी हमला किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे, कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक चले हंगामे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामे को शांत कराया। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते विधायी कार्य नहीं हो सके और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप है, जिसको लेकर बीजेपी सदन में हमलावर है और आतिशी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंदर सिंह लवली साहब हैं। ये पूरा वाकया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऊपर से स्पीकर साहब ने चेयर में बताया कि जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने जो है उस दिन इस्तेमाल किए, और मैं तो उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकता, इतना शर्म की बात है। और गुरु तेग बहादुर जी खाली सिखों के गुरु नहीं थे, उन्होंने अपनी शहादत सिखों के लिए नहीं दी थी, पूरी मानवता के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए दी थी। इसलिए ये प्रत्येक भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने तक का है। उनके बारे में चाहे किसी भी लहजे में अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो पूरे वो इनकी सोच को दर्शाता है। इन्होंने जो मास्क पहना हुआ है उस मास्क के अंदर क्या चेहरा है आम आदमी पार्टी का और उसकी लीडरशिप का, वो दर्शाता है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि इस तरीके के शब्द जो है कोई अर्बनाइज नक्सलाइट ही कर सकता है। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आतिशी को सदन में आना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अब्सेंट हैं और वो कह रहे हैं कि आपने उनके विधायकों को आने नहीं दे रहे अंदर। ये क्या आरोप प्रत्यारोप क्या है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। 2 दिन पहले तक तो वो कह रही थी कि पोल्यूशन पे चर्चा करो, दिल्ली के लिए पोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अब बीते 2 दिनों में जब से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है
तो उनके लिए बाकी काम जरूरी हो गए। गुरु तेग बहादुर जी का इशू जरूरी नहीं है कि उसकी सफाई देने सदन में आए, पोल्यूशन जरूरी नहीं है जिसके लिए नाटक इतने दिनों से कर रहे थे कि मामला तो कल लिस्टेड था, पोल्यूशन पर चर्चा होनी। पहला क्वेश्चन कल पोल्यूशन पे लगा हुआ था, उसके बावजूद वो नजरअंदाज है। तो इससे आपको साफ पता लगता है कि केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। इनके चेहरों के ऊपर एक मास्क लगा हुआ है, उसके अंदर चेहरा दूसरा है। माफी मांगने की बात कहेंगे? माफी मांगने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा सजा देने की बात कर रहे हैं कि प्रिविलेज कमेटी को एक्शन लेना चाहिए। सदस्यता रद्द करने की भी बात? प्रिविलेज कमेटी को जो प्रावधान कानूनी है उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अरविंदर सिंह लवली को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सदन के अंदर आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी का और तमाम सिख गुरुओं का अपमान किया है वो माफी के लायक नहीं है और अब प्रिविलेज कमेटी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आगामी 10 से 18 जनवरी तक राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित होगा। ये मेला भारत और दुनिया भर के लेखकों, प्रकाशकों, पाठकों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करेगा। 9 दिनों के इस आयोजन में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। पुस्तक मेले के इतिहास में इस साल पहली बार आगंतुकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा होगी। इस साल पुस्तक मेले में कतर अतिथि देश है, जबकि स्पेन फोकस देश के रूप में इसमें भाग ले रहा है। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक। ये थीम आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित है। This time we have got a huge response from publishers from India and abroad. Around 1,000 publishers with 3,000 stalls are participating in this World Book Fair. Around 35 countries are also participating. Now, on 10th of January, this book fair will be inaugurated by our own Minister of Education, Honorable. So this year theme pavilion is being set up in hall number 5, the same place, and the theme is Indian military history, valor and wisdom at 75, which is aimed to give a tribute to our armed forces, their role in nation building, their stories of valor and how it has been documented in their history. It will be खेलो इंडिया बीच गेम्स ने जहां एक और खिलाड़ियों को खेल से जोड़ने का एक और माध्यम दिया है, वहीं दमन और दीव को स्पोर्ट्स हब के रूप में भी सामने रखा है। पेश है हमारे संवाददाता सुशील कुमार की एक खास रिपोर्ट। अरब सागर के बीच गुजरात के समीप स्थित खूबसूरत आइलैंड दीव का नाम एक पर्यटन स्थल के रूप में तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में दीव ने स्पोर्ट्स टूरिज्म के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह मुमकिन हुआ सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के तहत आयोजित होने वाले खेलो इंडिया बीच गेम्स की वजह से। साल 2024 में अनौपचारिक आयोजन की अपार सफलता के बाद यह दूसरा संस्करण है। दीव के बीच पर आयोजित हो रहे ये खेल आयोजन जहां खिलाड़ियों के लिए अहम है, तो वहीं दीव में स्पोर्ट्स टूरिज्म और एक नई खेल संस्कृति के विकास में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सिर्फ गुजरात रीजन के नहीं, पूरा भारत के टूरिस्ट जो है दीव में जनवरी में आना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे न्यू ईयर का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, जो उत्तरायण का जो गुजरात रीजन में फेस्टिवल है वो भी अच्छा होता है, और तीसरा भी ऐड हुआ है कि बीच गेम्स कि टूरिस्ट सिर्फ डिसाइड करके आते हैं कि जनवरी के पहले वीक में या पहले हाफ में हमें आना है कि हमें बीच गेम्स देखने को मिले। जब से ये बीच गेम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में और श्रीमान हमारे उपराज्यपाल प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के नेतृत्व में दीव में खेलो इंडिया के जब से ये लेके आए उसके बाद में हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक छोटे छोटे वेंडर है उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है, टूरिज़्म को तो इतना फ़ायदा हुआ है कि हम लोग बहुत खुश हैं। जब से दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत हुई है, तब से यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। दीव बीच गेम्स चल रहे हैं, उन्हें भी देखने का अवसर मिला, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है कि बीच स्पोर्ट्स जो हो रहे हैं इससे हम जैसे बच्चों को और यंगस्टर्स को भी और हम जैसे सब लोगों को मौका मिलेगा कि हम ये सब भी देख पाए, ना केवल क्रिकेट और जो पॉपुलर गेम्स हैं उनके अलावा इन सब को भी मोटिवेशन मिलेगा
और इन सबको भी देखने की लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ एक बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के लिए, और मतलब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और मुझे लगता है कि हम सबको आना चाहिए, जस्ट नॉट टू एंजॉय द बीच ऑल्सो, बट ऐसी चीजें देखने के लिए भी। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन पहली बार 2024 में अनौपचारिक रूप में किया गया था, जिसकी जोरदार सफलता के बाद पहला संस्करण 2025 में और अब इस साल दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न सिर्फ खेलों के लिहाज से बल्कि दीव में स्पोर्ट्स टूरिज्म के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। दीव के बीच यहाँ पर देश भर से पहुंचे खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित तो कर ही रहे हैं, वहीं यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स यहाँ के सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। जाहिर तौर पर ये आयोजन न सिर्फ यहाँ के खिलाड़ियों के लिहाज से बल्कि यहाँ के वेंडर्स जो हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को भी और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव। भारत की पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 16 के मैच में सिंधु ने जापान के 8वीं वरीयता प्राप्त तोमोको मियाजाकी को 21-8, 21-13 से मात दी। सिंधु को ये मैच जीतने में सिर्फ 33 मिनट लगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।